नमस्कार। कल्पना कीजिए कि आप सुबह उठते हैं और पाते हैं कि आपके जीवन भर की कमाई जो आपने शेयर बाजार में निवेश करी थी, वह गायब हो चुकी है। यह कोई बुरा सपना नहीं, बल्कि हजारों भारतीय निवेशकों की सच्चाई है, जो ठगी और धोखाधड़ी का शिकार बन चुके हैं। आपने हाल ही में शेयर बाजार घोटाले के बारे में ज़रूर सुना होगा, जिसमें बॉलीवुड अभिनेता अरशद वारसी और उनकी पत्नी का नाम सामने आया था, जिसमें कई निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। अभी कल ही एक और मामले में सेबी ने आईआईएफएल सिक्योरिटीज के पूर्व निदेशक संजीव भसीन को स्टॉक्स की हेरफेर के आरोप में प्रतिबंधित कर दिया है। यह सिर्फ दो हालिया उदाहरण हैं भारतीय शेयर बाजार में फैले कई तरह के घोटालों और फ्रॉड्स में से। इस वीडियो में मैं आपको भारतीय शेयर बाजार के कुछ बड़े घोटाले और धोखाधड़ियों के बारे में विस्तार से बताऊंगा, और मेरी यह उम्मीद है कि वीडियो के अंत तक आप अपने निवेश को इन स्कैम से बचाने के लिए ज़रूरी जानकारी से लैस होंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इन घोटालों और धोखाधड़ियों को हम 5 मुख्य श्रेणियों में बाँट सकते हैं। पहला, मार्केट मैनिपुलेशन स्कैम्स। इन घोटालों में स्टॉक्स की कीमतों को कृत्रिम रूप से ऊपर या नीचे किया जाता है, जैसे कि पंप एंड डंप स्कीम्स में। इसमें धोखेबाज झूठी सूचनाएं फैलाकर किसी शेयर की कीमतें बढ़ाते हैं, फिर ऊंचे दाम पर अपने शेयर बेच देते हैं और आम निवेशक के हाथ सिर्फ नुकसान ही लगता है। नंबर 2, इन्वेस्टमेंट स्कीम फ्रॉड्स। ये फ्रॉड्स आमतौर पर असामान्य रूप से ज़्यादा रिटर्न का लालच देते हैं, वो भी बिना किसी जोखिम के। इनमें पोंजी स्कीम या फिर पिरामिड स्कीम जैसे मॉडल होते हैं, जहां पुराने निवेशक को नए निवेशकों के पैसों से भुगतान किया जाता है, ना कि असली मुनाफे से। नंबर 3, कॉरपोरेट या कंपनी लेवल फ्रॉड्स। इस प्रकार के फ्रॉड्स में कंपनी के अंदर से ही होते हैं, जैसे कि फर्जी वित्तीय रिपोर्ट बनाना, मुनाफे को बढ़ाकर दिखाना या खर्चों को कम करके दिखाना, ताकि निवेशकों और रेगुलेटर संस्थाओं को गुमराह किया जा सके। नंबर 4, ब्रोकर इंटरमीडिएटरी फ्रॉड्स, यानी कि ब्रोकर बिचौलिया की धोखाधड़ी। जब रजिस्टर्ड ब्रोकर्स या वित्तीय सलाहकार अपने ट्रस्ट का दुरुपयोग करते हैं, जैसे कि ग्राहक के खाते में बिना अनुमति ट्रेड करना, फंड्स का गलत इस्तेमाल करना या अपने लाभ के लिए गलत सलाह देना, तब ये धोखाधड़ी होती है। और पांचवा, डिजिटल एंड साइबर फ्रॉड्स। इनमें तकनीक का इस्तेमाल करके निवेशकों को ठगा जाता है, जैसे फिशिंग ईमेल्स, नकली ट्रेडिंग ऐप या वेबसाइट बनाना, व्हाट्सएप टेलीग्राम पर झूठे स्टॉक टिप्स फैलाना या सेबी पंजीकृत संस्थाओं और मशहूर लोगों की नकल करके निवेशकों को फंसाना। अब तो ये स्कैम्स और भी खतरनाक हो गए हैं। एआई बेस्ड फिशिंग अटैक्स और डीप फेक वीडियोस जैसे अत्याधुनिक तरीके भी इस्तेमाल हो रहे हैं, जिससे लोगों को भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब आइए इन पांचों श्रेणियों को थोड़ा विस्तार में समझते हैं। पहली है मार्केट मैनिपुलेशन स्कैम्स। इस श्रेणी को 5 उप श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला, पंप एंड डंप। इस प्रकार की धोखाधड़ी में स्कैमर्स किसी कम ट्रेड होने वाले या पैनी स्टॉक की कीमत को कृत्रिम रूप से बढ़ाते हैं। इसके लिए वे सोशल मीडिया, ईमेल्स या फर्जी एडवाइजरी सेवाओं के जरिए झूठी और भ्रामक जानकारी, जैसे कि अफवाहें, फेक न्यूज़, एक्सपर्ट टिप्स आदि फैलाते हैं। जब शेयर की कीमत पंप होकर आम निवेशकों को आकर्षित करने लगती है, तो ये धोखेबाज अपने शेयर ऊंची कीमतों पर डंप कर देते हैं और मोटा मुनाफा कमा लेते हैं। इसके बाद शेयर की कीमत नीचे गिर जाती है और निवेशकों को भारी नुकसान होता है। इसका उदाहरण है केतन पारिक का घोटाला 2001 का। ठीक है। अगला है इनसाइडर ट्रेडिंग ट्रेडिंग इसमें कुछ लोग जिन्हें कंपनी से जुड़ी गोपनीय और महत्वपूर्ण जानकारी, जैसे कि मर्जर, तिमाही परिणाम, रेगुलेटरी मंजूरी आदि पहले से या तो मिल जाती है या मिलने का स्वांग रचते हैं, उस जानकारी का इस्तेमाल करके शेयर बाजार में खरीद फरोख्त करते हैं। इस जानकारी के सार्वजनिक होने से पहले ट्रेड करके गलत तरीके से मुनाफा कमाते हैं या मुनाफा कमाने की स्कीम बताते हैं। उदाहरण है सेबी का व्हाट्सएप लीकेज केस, जो जिसकी जांच अभी भी चल रही है। तीसरा है फ्रंट रनिंग। इस स्कैम में कोई ब्रोकर या संस्था अपने ग्राहक के बड़े ऑर्डर की जानकारी पहले से जानकर खुद पहले शेयर खरीद या बेच लेती है, या ऐसी करने की स्कीम लाती है। ग्राहक के ऑर्डर के कारण कीमत में जो बदलाव आने वाला होता है, उससे ये लोग पहले ही मुनाफा कमा लेते हैं।
उदाहरण के तौर पर हर्षद मेहता जो कई घोटाले में शामिल थे, उसमें से एक फ्रंट रनिंग घोटाला भी था। नंबर 4, सर्कुलर ट्रेडिंग और सिंक्रोनाइज ट्रेडिंग। इसमें कुछ लोग या संस्थाएं मिलकर एक ही शेयर को आपस में बार-बार खरीदते और बेचते हैं, जिससे दिखावे के लिए उस शेयर की ट्रेडिंग वॉल्यूम और डिमांड बहुत ज़्यादा लगती है। इससे आम निवेशक धोखा खाकर समझते हैं कि स्टॉक जो है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेड हो रहा है और वे उसे खरीद लेते हैं। उदाहरण के लिए ग्लोबल ट्रस्ट बैंक केस 2000 और 2001 का। पांचवा इस श्रेणी में जो वो होता है वो है प्राइस वॉल्यूम रिगिंग। इसमें शेयर की कीमत या ट्रेडिंग वॉल्यूम को जानबूझकर इस तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है कि लगे जैसे शेयर में असली डिमांड है। इसका मकसद जो होता है अक्सर किसी बड़े स्कैम को अंजाम देना होता है। उदाहरण के लिए एनएसई का कोलोकेशन घोटाला 2015 का जो था, वो इसके लिए सटीक उदाहरण है। अब अगली श्रेणी की ओर बढ़ते हैं, जो कि है इन्वेस्टमेंट स्कीम फ्रॉड्स। इसको 3 उप श्रेणियों में बाँटा जा सकता है। पहला होता है पोंज़ी स्कीम्स या फिर पिरामिड स्कीम्स। इन स्कीम्स में बहुत ज़्यादा और लगातार रिटर्न का वादा किया जाता है, वो भी बिना किसी जोखिम के। शुरुआती निवेशकों को जो पैसा मिलता है, वो असल मुनाफे से नहीं बल्कि नए निवेशकों से जुटाए गए पैसों से दिया जाता है। जैसे ही नए निवेशकों का आना बंद हो जाता है, यह स्कीम ढह जाती है और ज़्यादातर लोगों को भारी नुकसान होता है। इसके कुछ उदाहरण हैं 2013 का शारदा चिट फंड घोटाला और 2014 का पल्स एग्रोटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड घोटाला। अगला इसमें है हाई यील्ड इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, HYIP। इसमें स्कैमर्स गुप्त रणनीतियों या एक्सक्लूसिव अवसरों के नाम पर असामान्य रूप से ज़्यादा रिटर्न देने का लालच देते हैं। अक्सर ये स्कीम रजिस्टर्ड नहीं होती और इनके पीछे कोई असली व्यापारिक गतिविधि भी नहीं होती है। इसका उदाहरण अगर है तो वो है स्पीक एशिया ऑनलाइन घोटाला जो कि 2011 का है। ठीक है। नंबर 3 जो है वो है इसमें एडवांस फीस फ्रॉड या फिर फीस फॉर इनसाइडर इंफॉर्मेशन। इस फ्रॉड में स्कैमर आपसे पहले ही कुछ पैसे मांगते हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन फीस, टैक्स, सब्सक्रिप्शन फीस या एक्सक्लूसिव स्टॉक टिप्स के बदले शुल्क। वो वादा करते हैं कि आपको पक्की कमाई या गुप्त ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म तक एक्सेस मिलेगा, लेकिन बाद में या तो कोई जानकारी ही नहीं देते या पैसा लेकर गायब हो जाते हैं। ठीक है। ऐसे हजारों छोटे छोटे फ्रॉड हैं जो साइबर सेल में रिपोर्ट होते रहते हैं। अक्सर ये लोग खुद को फाइनेंशियल एडवाइजर, सेबी रजिस्टर्ड टिप्स प्रोवाइडर या इनसाइडर बताकर ठगी करते हैं। अब चलिए अगली श्रेणी की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है कॉर्पोरेट कंपनी लेवल फ्रॉड्स। इसकी भी 3 उप श्रेणियां में बता सकता है। पहला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉड और अकाउंट्स मैनिपुलेशन। इसमें क्या होता है, इसमें कंपनी का प्रबंधन जानबूझकर अपने वित्तीय विवरणों में गड़बड़ी करता है, जैसे कि आय को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना, खर्चों को कम दिखाना, फर्जी कंपनियां बनाना या संपत्तियों का अधिक मूल्य दिखाना। इसका मकसद निवेशकों, विश्लेषकों और रेगुलेटर्स को गुमराह करना होता है, ताकि शेयर की कीमतें ऊंची बनी रहें। इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो 2009 का सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड का घोटाला है। ठीक है। दूसरा तरीका जो इसमें श्रेणी होती है वो है आईपीओ का फ्रॉड। यह धोखाधड़ी आईपीओ के दौरान की जाती है, जैसे कि फर्जी डीमैट अकाउंट बनाकर खुद ही रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित शेयर हथिया लेना या प्रोस्पेक्टस में गलत जानकारी देना। उदाहरण के तौर पर 2005 का आईपीओ डीमैट घोटाला। इसमें एक सिंडिकेट ने हजारों फर्जी डीमैट अकाउंट बनाए, नकली राशन कार्ड यूज करके, और लोकप्रिय आईपीओज में खुद को रिटेल निवेशक दिखाकर शेयर अलॉट करवाए, फिर लिस्टिंग के दिन ऊंचे दामों पर बेचकर मुनाफा कमाया। इससे असली छोटे निवेशक वंचित रह गए। ठीक है। तीसरा जो इसमें फ्रॉड होता है वो है इलीगल फंड रेजिंग। इसमें क्या होता है, इसमें कंपनियां डिबेंचर, जमा योजना या अन्य वित्तीय साधनों के जरिए जनता से पैसा इकट्ठा करती हैं, बिना जरूरी रेगुलेटरी मंजूरी या सेबी के नियमों को दरकिनार करके। अक्सर ये पैसा हड़प लिया जाता है या गलत कामों में इस्तेमाल होता है। इसका उदाहरण है सहारा इंडिया परिवार का मामला जो 2012 में हुआ था। ठीक है। अब अगली श्रेणी की ओर बढ़ते हैं, जो है ब्रोकर इंटरमीडिएटरी फ्रॉड, यानी ब्रोकर बिचौलिए की धोखाधड़ी। इस श्रेणी को 4 प्रकार में बांटा जा सकता है। पहला है अनऑथराइज ट्रेडिंग, यानी बिना अनुमति के ट्रेडिंग। इस प्रकार की धोखाधड़ी में ब्रोकर ग्राहक की जानकारी या अनुमति के बिना उसके खाते में ट्रेड करता है।
इसका उद्देश्य अक्सर अधिक ब्रोकरेज कमीशन कमाना होता है, जिसे चर्निंग भी कहते हैं। सेबी ऐसे मामलों में अक्सर कार्रवाई करता है और जब ग्राहक शिकायत करता है कि उनके खाते में अनजान ट्रेड हुए हैं, बड़ा नुकसान हुआ है या फिर अत्यधिक ब्रोकरेज वसूला गया है। दूसरा इसमें होता है बॉयलर रूम स्कैम्स। इसमें धोखेबाज अक्सर फर्जी या अनरजिस्टर्ड कॉल सेंटर से कॉल करके दबाव बनाकर निवेशकों को संदिग्ध या धोखाधड़ी वाले शेयर, खासतौर पर पैनी स्टॉक्स खरीदने को मजबूर करते हैं। ये निवेशकों को उनकी जोखिम क्षमता से बाहर जाकर निवेश करवा देते हैं, जिनसे उन्हें बड़ा नुकसान हो जाता है। ठीक है, अगला है मिसयूज ऑफ क्लाइंट सिक्योरिटीज और फंड्स, यानी क्लाइंट फंड्स और सिक्योरिटीज का दुरुपयोग। इस धोखाधड़ी में स्टॉक ब्रोकर या ट्रेडिंग फर्म अपने क्लाइंट्स के फंड्स या सिक्योरिटीज को अपने ही खाते में ट्रांसफर कर लेते हैं, या उन्हें गिरवी रखकर लोन ले लेते हैं, या अन्य कार्यों में खर्च कर देते हैं। उदाहरण के तौर पर कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड का घोटाला 2019 का, इसमें सेबी ने बड़ी कार्रवाई की थी और अंततः ये जो है फर्म, ये इसका पतन हो गया इस कारण से। ठीक है, चौथा फ्रॉड जो इस कैटेगरी का, वो उसे कहते हैं डब्बा ट्रेडिंग। यह एक अवैध ट्रेडिंग पद्धति है जिसमें लेन-देन किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर दर्ज नहीं होता। सारे सौदे एक डब्बे में, यानी कि निजी लेजर में रिकॉर्ड किए जाते हैं। यह पूरी तरीके से अनरेगुलेटेड है और बेहद जोखिम भरा होता है, जिससे निवेशकों को बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता है। उदाहरण के लिए मुंबई और हैदराबाद जैसे शहरों में पुलिस द्वारा की गई अनेक रेड्स और गिरफ्तारियां। ठीक है, अब अंतिम श्रेणी की ओर बढ़ते हैं, जो है डिजिटल एंड साइबर फ्रॉड्स। इस श्रेणी को भी 5 मुख्य उपश्रेणियों में 4 मुख्य उपश्रेणियों में बाँटा जा सकता है। पहली है फिशिंग, विशिंग, स्मिशिंग। इस प्रकार की धोखाधड़ी में स्कैमर फर्जी ईमेल, कॉल या एसएमएस के माध्यम से खुद को किसी भरोसेमंद संस्था जैसे कि ब्रोकर्स या सेबी का प्रतिनिधि बताकर आपकी संवेदनशील जानकारी जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट लॉगिन, ओटीपी, पासवर्ड आदि हासिल करने की कोशिश करते हैं। यह जानकारी इस्तेमाल करके वे आपके नाम पर फर्जी ट्रेडिंग कर सकते हैं या आपकी पहचान चुरा सकते हैं। दूसरा इसमें होता है फेक इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज। इसमें अनरेगुलेटेड लोग या संस्थाएं खुद को सेबी पंजीकृत निवेश सलाहकार बताकर लोगों को ठगते हैं। वे नकली प्रमाण पत्र दिखाते हैं और गारंटेड रिटर्न, जीरो लॉस स्ट्रेटेजी या इनसाइडर टिप्स का लालच देते हैं, अक्सर व्हाट्सएप, टेलीग्राम, यूट्यूब या फर्जी ऐप्स के जरिए। वे हाई सब्सक्रिप्शन फीस या ट्रेडिंग अकाउंट तक एक्सेस मांगते हैं और बाद में गायब हो जाते हैं। तीसरा फ्रॉड होता है फेक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और ऐप्स। इसमें स्कैमर्स ऐसी ऐप्स या वेबसाइट बनाते हैं जो असली प्लेटफॉर्म की तरह दिखते हैं। वे एक्सक्लूसिव सर्विस या पक्के मुनाफे का वादा करके लोगों को इनमें पैसा निवेश करने को कहते हैं। जैसे ही निवेशक पैसा जमा करते हैं, यह स्कैमर पैसा निकालकर गायब हो जाते हैं। उदाहरण के लिए हालिया तौर पे अभी आस्क मेन और आस्क आईसी प्रो, ये 2025 में ही ये स्कैम हुआ था। चौथा जो फ्रॉड इस कैटेगरी में आता है वो है सोशल मीडिया मैनिपुलेशन और टिप्स ऑन सोशल मीडिया। इसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भ्रामक जानकारी फैलाकर स्टॉक्स की कीमतों में कृत्रिम उतार चढ़ाव लाया जाता है या लोगों को वीआईपी ग्रुप्स में शामिल होने का लालच दिया जाता है। उदाहरण के तौर पे साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड का केस 2025 का ही है, जिसमें अभिनेता अरशद वारसी और उनकी पत्नी और अन्य पर सेबी ने 1 साल का प्रतिबंध लगाया है। यूट्यूब वीडियो और पेड कैंपेन के माध्यम से शेयर की कीमत को कृत्रिम रूप से बढ़ाया गया और फिर ऊंचे दाम पर शेयर बेच दिए गए। ठीक है, तो ये तो होगा सारे फ्रॉड्स और धोखाधड़ी के तरीके। अब आप इनसे बच कैसे सकते हैं? इनसे आप जो बच सकते हैं उसके लिए आपको मैं कुछ जानकारी देता हूँ। इन खुद को इन घोटालों और धोखाधड़ी से इन आसान तरीकों से आप बचा सकते हैं। पहला, वेरीफाई रजिस्ट्रेशन, यानी कि पंजीकरण जांचें। कोई भी संस्था अगर आपको निवेश सेवाएं दे रही है जैसे कि ब्रोकर या एडवाइजर, तो ये ज़रूरी है कि वह सेबी के साथ रजिस्टर्ड हो। आप इसे sebi.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। नंबर 2, स्केप्टिकल ऑफ गारंटेड और हाई रिटर्न्स। गारंटेड या असामान्य रूप से अधिक रिटर्न पर शक करें। कोई भी असली निवेश गारंटेड या जोखिम मुक्त रिटर्न नहीं देता। अगर कुछ बहुत अच्छा लग रहा है तो शायद वे असली ही नहीं है, ये ध्यान रखिए। तीसरा, डू योर ओन रिसर्च, खुद रिसर्च करें। सोशल मीडिया या अनजान स्रोतों से मिले टिप्स पर पूरी तरीके से निर्भर ना करें।
हमेशा खुद जानकारी जुटाएँ और समझदारी से निवेश करें। इन सारे स्कैम्स, फ्रॉड्स को समझें, इनकी जानकारी के इनके बारे में पढ़ें, जिससे कि आप इनके विक्टिम ना बनें। ठीक है? लालच को अपने कंट्रोल करें, एक दिन में कोई अमीर नहीं बन सकता, कम से कम लीगली तो नहीं बन सकता। ठीक है? तो रिसर्च करें, किसी भी कंपनी के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ें। जब आप पूरी तरीके से सैटिस्फाइड हो कि आपको सब कुछ उसके बारे में पता है, समझ में आता है, तब आपको लगता है कि आपको निवेश करना चाहिए, तो आप उसमें निवेश करें। निवेश करने के बाद थोड़ा समय दें पैसे को बढ़ने का। ठीक है? अगला तरीका क्या होता है? प्रोटेक्ट पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अपनी निजी जानकारी को सुरक्षित रखें। ओटीपी, पासवर्ड, पिन किसी से भी कभी भी किसी भी हालत में शेयर ना करें, ना फ़ोन पर, ना मेल पर, ना चैट पर, ना किसी ऐप पर, किसी भी तरह से नहीं। अगला होता है चेक डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि दस्तावेज जांचें। हर निवेश का उचित दस्तावेज, स्टेटमेंट, कॉन्ट्रैक्ट नोट, रसीद आदि ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर लें। अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट में ये चीज़ें आपको इसमें से कुछ नहीं मिलता है, तो वो फर्जी हो सकता है। ठीक। अगला है अवॉइड प्रेशर टैक्टिक्स, दबाव डालने वाली रणनीतियों से सावधान रहें। कोई भी भरोसेमंद पेशेवर आप पर कभी भी निवेश के लिए तुरंत निर्णय लेने का दबाव नहीं डालेगा। अगर कोई दबाव डाल रहा है तो शक करिए, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है? और आखिरी तरीका जो है वो है संदेहास्पद गतिविधियों की रिपोर्ट करें, यानी कि रिपोर्ट सस्पिशियस एक्टिविटीज। अगर आपको किसी धोखाधड़ी पर का शक है तो सेबी या साइबर क्राइम पोर्टल पर इसकी शिकायत करें। साइबर क्राइम पोर्टल है cybercrime.gov.in। ठीक है? तो इस पूरे वीडियो का निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष ये है कि भारतीय शेयर बाजार में पैसा कमाने के शानदार अवसर हैं, लेकिन इसके साथ-साथ इसमें धोखेबाज और स्कैमर्स भी सक्रिय हैं। ये वही लोग हो सकते हैं जिनकी आप फ़िल्में देखते हैं या न्यूज़ चैनल पर तारीफ़ करते हैं। इसीलिए केवल किसी के स्टेटस से इन्वेस्टमेंट डिसीज़न नहीं लें। ज्ञान ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। नॉलेज इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट डिफेंस। खुद को शिक्षित करें, सतर्क रहें और निवेश करने से पहले हर चीज़ की जाँच करें। आपका वित्तीय भविष्य आपके हाथ में है। तो बस मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जल्द ही एक नए वीडियो के साथ वापस आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय।